औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आने वाली हर सांस के साथ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। तो प्यारे बच्चों, आज फिज़िक्स क्लास 10 है और आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 12 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुख्तसर सवालात किए जाएंगे। और ये जो चैप्टर है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज पहला हिस्सा किया जाएगा। तो यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। तो चलो चलते हैं हम आज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और इनको कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 12 है, फिज़िक्स क्लास 10th। तो शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नोट्स की सूरत में आंसर मौजूद है, देख लें। जब रोशनी किसी एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की चमकदार सतह से टकराती है, यानी रोशनी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम की सतह से जाके टकराएगी वो रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, तो वो उसी मीडियम में, यानी जिस मीडियम से गई थी ना रोशनी, उसी मीडियम में वापस पलट आती है, वापस लौट आती है। इस अमल को रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इंग्लिश के अंदर भी सुन लें। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ other medium which should be reflective, then the light rays come back in the same medium, in the first medium. It is called reflection of light. आज के लेक्चर का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल से क्या मुराद है? तो पहले डायग्राम को देख लें, शक्ल बनी हुई है। ये जो ब्लैक मार्कर से बनाया गया है ये मिरर है, प्लेन मिरर है। तो इस पर एक लाइट रे AO पॉइंट O पर आके टकराती है और फिर OB की सूरत में रे यानी शुआ OB की सूरत में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट O पर जब नॉर्मल लाइन, जब अमूद NO खींचेंगे तो ये जो इंसिडेंट रे AO है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है जिसको आई कहते हैं, ये इंसिडेंट एंगल कहलाता है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है जिसको R से डिनोट किया जाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो अब डेफिनेशन में भी देख लें, इंसिडेंट एंगल वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इंसिडेंट एंगल कहलाता है और इसको आई से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल को R से ज़ाहिर करते हैं और इसकी डेफिनेशन सुन लें, शक्ल से भी देख लें। वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ OB रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ बनाती है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है और इस रिफ्लेक्टेड एंगल को R से ज़ाहिर किया जाता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन यानी लॉज बयान करें। इसके लिए ये डायग्राम फिर देख लें। AO इंसिडेंट रे है, OB रिफ्लेक्टेड रे है और NO या ON नॉर्मल है पॉइंट O पर। तो ये तीनों यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में एक पॉइंट पर वाक़ हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। और दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट एंगल जो I है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल R के बराबर होता है। अब नीचे आपको मैं ये पढ़ भी देता हूँ, सुनिएगा।
रोशनी की रिफ्लेक्शन के दो कवानीन हैं। देयर आर टू लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर 1, इंसिडेंट रे नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में वाक़ होते हैं। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हमेशा बराबर होते हैं, यानी मेजर एंगल आई इक्वल है मेजर एंगल आर के। आप इंग्लिश में भी सुन लें। देयर आर टू लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर 1, इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, बाकायदा यानी रेगुलर और बेकायदा इरेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। तो दोनों की डेफिनेशन सुन लें। एक की मैंने डायाग्राम भी बना दी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी बाकायदा रिफ्लेक्शन की मैंने डायाग्राम बना दी है। तो तारीफ सुन लें और फिर डायाग्राम देखें। बाकायदा रिफ्लेक्शन, अगर रोशनी की पैरेलल रेज, आप देख रहे हैं कि रोशनी की रेज जो हैं पैरेलल हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सतह पर आके पड़ती हैं। तो अगर रोशनी की पैरेलल रेज किसी हमवार रिफ्लेक्टिंग सतह से रिफ्लेक्ट होकर भी पैरेलल ही रहती हैं तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बाकायदा रिफ्लेक्शन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो डायग्राम बनी हुई आप देख रहे हैं, एरो से ज़ाहिर की गई हैं। काफ़ी सारी रोशनी की लाइट की रेज आ रही हैं, आपस में ये पैरेलल हैं और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल ही हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर यानी बाकायदा रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा इसके उल्ट है जी, यानी आने वाली रेज तो पैरेलल होती हैं और ये जो सतह है ना, मिरर जो है जहाँ से रिफ्लेक्शन होना है, वो भी इरेगुलर हो जाता है, वो प्लेन नहीं रहता। तो सुन लें फिर बेकायदा रिफ्लेक्शन। अगर रोशनी की पैरेलल रेज किसी चमकदार और गैर हमवार सतह से रिफ्लेक्ट होकर मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाएं तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बेकायदा रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इंग्लिश में सुन लें। इफ़ द पैरेलल बीम ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। Irregular reflection, if a beam of parallel rays after reflecting from a rough reflecting surface reflected in different direction, then it is called irregular reflection. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्फेरिकल मिरर क्या है, इसकी इकसाम के नाम लिखें। तो स्फेरिकल से एक बात समझ आ रही है कि ये लफ्ज़ स्फीयर से निकला है, स्फीयर गोले को कहते हैं। तो जवाब सुने। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर का हिस्सा हो। फिर सुन ले, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह यानी वो सरफेस जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होना है किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर का हिस्सा हो, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। यानी स्फीयर जिससे रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी सतह से रिफ्लेक्शन होता है, उसका कोई हिस्सा काट लें तो वो क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होगा। तो स्फेरिकल मिरर अपनी इकसाम के एतबार से दो तरह के हैं। नंबर 1 कनकेव मिरर। नंबर 1 क्या है, कनकेव मिरर, और नंबर 2 है कन्वेक्स मिरर। तो अगले शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अगले सफ़े पे हम ये डायाग्राम बना के आपको मुकम्मल वजाहत किए देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर के हिस्से स्फेरिकल मिरर्स हैं, इनको गौर से देखिएगा। शक्ल के अंदर कुछ और चीज़ें भी मैं आपको साथ बताता चलूँगा। लो जी, ये देखें जी, गौर कीजिएगा, ये स्फीयर का कुछ हिस्सा, और ये मैंने सफ़ेद कलर से वाइट कलर से मिरर बना दिया है। तो ये जो ब्लैक सतह है ये अंदर वाली सतह है, अंदर वाली सरफेस है, जबकि ये जो डॉटेड लाइन वाली है ये स्फीयर की बाहर वाली सतह है। तो अगर स्फीयर कैसा मिरर कैसा हो, स्फेरिकल मिरर हो। कैसा मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, और उसकी जो बाहर वाली सतह है वो रिफ्लेक्टिंग हो, उससे रिफ्लेक्शन होता हो, तो ऐसे मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। डायग्राम के अंदर आपको ये वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बाहर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग है, इसको बोलते हैं जी कन्वेक्स मिरर।
दूसरी तरफ बी आपको स्फीयर का एक हिस्सा नज़र आ रहा है और ये जो वाइट सरफेस है मैंने अंदर की तरफ बनाई हुई है, अंदर डॉट लाइन लगाए हुए हैं, तो इसकी अंदर वाली सतह जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ऐसे मिरर को जिसकी अंदर वाली सतह इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको कनकेव मिरर भी कहते हैं। तो दूसरे नाम भी सुन लें जी। कन्वेक्स मिरर को चूँकि इस पर जब रोशनी की पैरेलल रेज पड़ती हैं तो मुख्तलिफ समतों में बिखर जाती हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जबकि कनकेव मिरर जब इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है ना, रोशनी की रेज जो पैरेलल है इस पर आके पड़ती हैं तो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर का नाम भी देते हैं। अच्छा, तो बच्चों आपने डायग्राम को देखा जो कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर की थी। अब इनको डिफाइन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की तारीफ करें। डायग्राम शक्लें ऊपर मैंने बना दी हैं। नंबर 1 कनकेव मिरर, तो जवाब सुन लें इसका। अगर किसी स्फेरिकल मिरर की अंदरूनी गहरी सतह यानी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो ऐसा मिरर कनकेव मिरर कहलाता है। इस मिरर से रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेजेस बन सकते हैं। ये याद रखना है कि अगर मिरर कैसा होगा, कनकेव मिरर होगा तो इसकी अंदर वाली सतह यानी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी और ये दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। नंबर 2 है जी कन्वेक्स मिरर। तो अगर किसी स्फेरिकल मिरर की उभरी हुई यानी बाहर वाली सतह बैरूनी सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो ऐसा मिरर कन्वेक्स मिरर कहलाता है। इस मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो ऊपर जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी वहाँ दोनों तरह के मिरर दिखा दिए गए थे। कनकेव मिरर की इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है जबकि कन्वेक्स मिरर की जो बाहर वाली सरफेस है, बैरूनी सरफेस है, उभरी हुई सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स को डिफाइन किया गया है जो कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से जुड़ी हुई हैं। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किसी रिफ्लेक्टिंग स्फीयर का हिस्सा होते हैं। अगर उस रिफ्लेक्टिंग हिस्से की इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको कनकेव मिरर बोलते हैं और बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो स्फेरिकल मिरर की तो उसको हम कन्वेक्स मिरर का नाम देते हैं। तो अब मिरर से मुतल्लिका स्फीयर को इस्तेमाल करते हुए यानी स्फेरिकल मिरर को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मिंदरजा झैल की तारीफ करें और किन के लिए? स्फेरिकल मिरर के। नंबर 1 पोल। पोल को अलामती तौर पे पी से जाहिर करते हैं, इसकी तारीफ सुन लें। स्फेरिकल मिरर की कुर्वी यानी कर्व्ड सतह के सेंटर को, तो जब कर्व्ड सतह बनाएंगे उसका सेंटर होगा। ऊपर जब डायग्राम देखेंगे पिछले क्वेश्चन के अंदर तो आपको एक पॉइंट पे P लिखा हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट P को मिरर का स्फेरिकल मिरर का पोल कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर की कुर्वी यानी कर्व्ड सतह के सेंटर को पोल कहते हैं। इसे वर्टेक्स का नाम भी देते हैं और इसको P से जाहिर किया जाता है जी। पोल के बाद अगली टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूँकि स्फीयर का कोई मखसूस सेंटर होता है, उस स्फीयर के जिसकी अंदर वाली या बाहर वाली कोई सतह रिफ्लेक्टिंग हो, उस स्फीयर का जो सेंटर बनता है वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। तो सुन ले, स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का हिस्सा होता है। इस स्फीयर के सेंटर C को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे जाहिर करते हैं? C से जाहिर करते हैं। पीछे आप डायग्राम देखेंगे जो दोनों तरफ के मैंने मिरर के लिए बना रखी है, कनकेव मिरर भी और कन्वेक्स मिरर भी, वहाँ एक पॉइंट C लिखा होगा, वही पॉइंट C दोनों तरह के मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आगे है जी अगली टर्म है, अगली तारीफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चूँकि ये जो स्फीयर है और स्फेरिकल मिरर है इनका सेंटर होता है जो कि स्फीयर का ही सेंटर होता है। और फिर पोल की भी डेफिनेशन हमने की है। पोल वो पॉइंट होता है जो किसी मिरर के दरमियान में होता है और स्फीयर पर मौजूद होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और बड़े आर से जाहिर करते हैं। इसकी तारीफ सुन लें। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उस स्फीयर के रेडियस आर को
मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको क्या है बड़े आर यानी कैपिटल आर से जाहिर किया जाता है। और जी अगली डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट हमने स्फीयर्स के लिए स्फीयर के अंदर पढ़े, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, ये स्फीयर का सेंटर भी होता है, और दूसरा हमने पोल पढ़ा। तो एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगी, ये सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। स्ट्रेट लाइन दैट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है। तो प्रिंसिपल फोकस को अलामती तौर पे तो कैपिटल एफ बड़े एफ से जाहिर करते हैं। आप प्रिंसिपल फोकस की तारीफ भी सुन लें। कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो दोनों के लिए कनकेव मिरर की सूरत में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सिमट जाती हैं, एक पॉइंट पे सिमट जाती हैं और पॉइंट एफ से गुजरती हैं। इस पॉइंट एफ को जिस पर रेज इकट्ठी होती हैं या उससे होकर गुजर जाती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो क्या है, कनकेव मिरर की सूरत में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था, वो सीधी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल में से गुजरती है। तो कनकेव मिरर की सूरत में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज यानी शुआएं स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सिमट जाती हैं और पॉइंट एफ से गुजरती हैं, जैसा कि शक्ल के अंदर आपको दिखा दिया गया है। तो पैरेलल रेज आ रही हैं, कनकेव मिरर पर पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट एफ पर इकट्ठी होती हैं, फोकस होती हैं। तो इसको प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। चूंकि ये मिरर यानी कनकेव मिरर रेज को एक पॉइंट पर हकीकी तौर पे फोकस करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो अगर रेज क्या होंगी कन्वेक्स मिरर पर पड़ेंगी तो वो मुख्तलिफ समतों में बिखर जाएंगी, उनको जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो फिर वो एक पॉइंट पे फोकस होती हैं, उसको भी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, हकीकी नहीं होता। और फिर उस से गुजरने वाली रेज जो है उस पर जो रेज पड़ती हैं कन्वेक्स मिरर पर वो बिखर जाती हैं, इसलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और हम शॉर्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, तो वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ में शेयर भी किया करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कुछ यूँ लिखा हुआ है, रोशनी की रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। तो साइड पे डायग्राम भी देख लीजिएगा। रोशनी जब एक मीडियम से निकलकर किसी दूसरे मीडियम यानी शफाफ मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने असल रास्ते से हट जाती है, अपना असल रास्ता बदल लेती है, इसे रोशनी की रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ other medium or enters in the other medium, it changes its path or direction in the other medium, it is called refraction of light। तो सा डायग्राम दे दी गई, आप देख रहे हैं कि जो लाइट है एक मीडियम से यानी हवा से दूसरे मीडियम शीशे या पानी में दाखिल हो रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12, कहता है रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान करें। तो जिस तरह रिफ्लेक्शन के कवानीन थे उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी कवानीन हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क ये है, रिफ्लेक्शन में लाइट जब किसी मीडियम पर पड़ती है ना, रिफ्लेक्टिंग मीडियम पर, चमकदार सतह पर, तो वो वापस उसी मीडियम में पलट जाती है। जबकि रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट जब किसी एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम की सरफेस पे पड़ती है, मीडियम शफाफ होना चाहिए तो उसका ज़्यादातर हिस्सा उसी मीडियम में दाखिल हो जाता है। इसको रिफ्रैक्शन का, रोशनी की या लाइट की रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12 रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान करें। पहले हमने एक सवाल किया था रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, उससे मिलता जुलता है। पहला पॉइंट तो सेम ही होता है, दूसरा पॉइंट मुख्तलिफ होता है। तो दोनों रिफ्रैक्शन के भी दो कवानीन हैं, वो भी सुन लें और नोट्स पर लिखे हुए हैं, इनको पढ़ भी लें। रिफ्रैक्शन का पहला कानून है किसी रिफ्रैक्टिंग सतह के लिए, किसी रिफ्रैक्टिंग सतह के लिए इंसिडेंट रे, तो डायग्राम के अंदर ये भी मौजूद है, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अमूद यानी नॉर्मल लाइन एक ही प्लेन में वाक़ होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दूसरा लॉ है, अगर रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो तो जाविया आई के साइन और जाविया आर के साइन में एक मुस्तकिल निस्बत होती है, यानी रेशो होती है बिटवीन द साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक मुस्तकिल निस्बत होती है, इस निस्बत को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे अलामती तौर पे n से ज़ाहिर करते हैं। तो n इक्वल है साइन आई ओवर साइन आर, n बराबर है साइन आई बटे साइन आर। तो ये जो निस्बत है, ये जो ताल्लुक है, ये जो फार्मूला है, इसे स्नेल का कानून भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। जी, आज के लेक्चर का 13वां शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मैंने थोड़ा सा तफसील से लिख दिया है, सुन लें जी। सवाल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मैंने दोनों हवालों से कर दी है, यानी एंगल के एतबार से भी, जाविये के एतबार से भी और रोशनी की स्पीड के एतबार से भी। तो दोनों डेफिनेशंस देख लें और दोनों के फार्मूले भी देख लें। तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ है जाविया यानी एंगल के एतबार से, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में दाखिल होती है। तो वो कुछ यूँ है, जब रोशनी, ये ना जो हमने अभी स्नेल्स लॉ पढ़े, रिफ्रैक्शन के दो लॉज पढ़े, उनमें से दूसरा लॉ भी है, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो तो कांस्टेंट यानी साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट होता है, को दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे n से ज़ाहिर करते हैं और अभी अभी हमने इसका पीछे जिक्र किया, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो n बराबर है साइन आई बटे साइन आर। अब आगे भी सुन लें, रोशनी की स्पीड के एतबार से इसकी डेफिनेशन भी सुन लें और इसका फार्मूला भी देख लें। वो कुछ यूँ है, रोशनी की स्पीड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रोशनी की हवा या खला में स्पीड और किसी दूसरे मीडियम में रोशनी की स्पीड के दरमियान निस्बत को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो फार्मूला लिखा हुआ है, n बराबर है हवा में रोशनी की स्पीड, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं खला में रोशनी की स्पीड बटे किसी दूसरे मीडियम में रोशनी की स्पीड। फार्मूला सिंबल्स की मदद से लिखें तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़ाहिर करता है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v है स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो n बराबर है c बटे v। अब एक बात गौर से नोट कर लें, और ये MCQs में पूछी भी जा सकती है मारूजी वाले सवालात में। हवा या खला में जो रोशनी की स्पीड है उसको c से ज़ाहिर करते हैं, और ये होती है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, या किलोमीटरों में जाएंगे तो 3 ज़रब 10 की पावर 5 किलोमीटर फी सेकंड। यानी मीटर्स की बात करें तो c यानी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 3 ज़रब 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है। क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, तो सुनिएगा। जब रोशनी की रे कसीफ मीडियम से, कसीफ मीडियम यानी पानी या शीशा से लतीफ़ मीडियम यानी हवा में दाखिल हो रही हो, और वो इंसिडेंट एंगल यानी वो इंसिडेंट एंगल आई जिसको बोलते हैं, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का, यानी जब वो पानी या शीशे से हवा में दाखिल होती है तो हवा के अंदर जो वो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री का हो, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। फिर सुन लें, जब रोशनी किसी कसीफ मीडियम से यानी
पानी या शीशे से हवा में दाखिल हो रही है तो वो इंसिडेंट एंगल आई जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर 90 डिग्री का हो क्रिटिकल एंगल कहलाता है और इसे अलामती तौर पर मेयर एंगल सी से ज़ाहिर करते हैं। आज के लेक्चर का 15वां शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। अभी अभी हमने ऊपर क्रिटिकल एंगल की तारीफ की है, तो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, इंसिडेंट एंगल क्या हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो फिर रोशनी उसी मीडियम में वापस पलट आती है। इसे लाइट का, रोशनी का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है वो भी सुन लें। जब रोशनी की रे किसी कसीफ मीडियम से यानी पानी या शीशे से किसी लतीफ़ मीडियम हवा में दाखिल हो रही होती है तो इंसिडेंट एंगल आई क्रिटिकल एंगल सी से बड़ा हो जाए। क्या हो, जब रोशनी किसी कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल हो रही हो और इंसिडेंट एंगल आई क्रिटिकल एंगल सी से बड़ा हो जाए तो रोशनी उसी पहले मीडियम में ही वापस पलट आती है। इसे रोशनी की रे का ये अमल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत लिखिए। अच्छा बच्चों, पीछे हमने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और इस टॉपिक के अंदर जो एक और अहम डेफिनेशन थी क्रिटिकल एंगल, दोनों की डेफिनेशंस कर ली थी। तो ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, किताब 10th क्लास की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने बनाई हुई है, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस शराइत नहीं है, तो लिख लें इम्तहान के अंदर ये आती हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस यानी शराइत लिखिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो शराइत हैं यानी दो कंडीशंस हैं जिनके तहत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नंबर 1 है बच्चों, रोशनी यानी लाइट कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल हो रही हो। इंग्लिश के अंदर बात करें तो लाइट शुड बी एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम, कसीफ मीडियम को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम से लतीफ़ मीडियम यानी रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हो। तो इंग्लिश के अंदर हम फिर कहेंगे लाइट शुड बी एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये पहली कंडीशन थी, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या है, इंसिडेंट एंगल जो कि आई होता है, इंसिडेंट एंगल मेयर एंगल आई क्रिटिकल एंगल सी से बड़ा होना चाहिए, यानी मेयर एंगल आई ग्रेटर देन मेयर एंगल सी। In English we will say that incident angle I should be greater than critical angle। तो critical angle की हमने डेफिनेशन पीछे की थी, वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए मुतलका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना 90 डिग्री का हो जाता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो रोशनी उसी मीडियम यानी डेंसर मीडियम में वापस तब आएगी जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है। ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है, यानी ये जो प्लास्टिक या शीशे के धागानुमा पाइप बने होते हैं इनको ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं, से क्या मुराद है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए डायाग्राम भी बना रखी है, आप डायाग्राम भी देख सकते हैं और इस सवाल को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलें हम इसके दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 के जवाब की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है फाइबर ऑप्टिक्स बाल की मोटाई के बराबर। बाल मीन ये जो हमारे सर के बाल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स बाल की मोटाई के बराबर ग्लास यानी शीशे या प्लास्टिक के रेशे होते हैं, रेशे मीन धागे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे रोशनी सफ़र करती है, यानी जो लाइट है इन बालनुमा धागों के अंदर सफ़र करती है, अंदर से ये खाली होते हैं। कहता है ये जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं जिनकी मोटाई एक बाल के बराबर होती है, इसके दो हिस्से होते हैं जी। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदरूनी हिस्सा को कोर कहते हैं, CORE कोर, कवर नहीं बोलना, कोर कहते हैं, जबकि
साथ इंग्लिश मैंने लिख दिया है, अगर सिर्फ उर्दू का लफ्ज़ हो तो बाज़ बच्चे कवर पढ़ जाते हैं। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना ऑप्टिक्स फाइबर का, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, जबकि इसका बैरूनी हिस्सा क्लैडिंग, बाहर वाला हिस्सा स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, क्लैडिंग कहलाता है। साथ मैंने इंग्लिश भी लिख दी। तो ऊपर इसका मैंने हल्का सा स्ट्रक्चर भी बच्चों बना दिया है। गौर करें तो ये जो बाहर का ज़्यादा ब्लैक हिस्सा नज़र आता है जो मार्कर से लगाया गया है ना, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ये और तरह का मटेरियल होता है, जबकि अंदर वाले हिस्से को, जिसको क्लैडिंग कहते हैं, मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया है। तो ये कुछ और मटेरियल, यानी इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क होता है। दो मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बाहर वाले हिस्से को कोर कहते हैं, जबकि अंदर वाला हिस्सा क्लैडिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। लाइट पाइप क्या है, लाइट पाइप क्या है? तो ये भी दरअसल इससे ऑप्टिकल फाइबर से ही जुड़ा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लें। कहता है लाइट पाइप हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल पर मुश्तमिल होता है। चूँकि अभी अभी बात हुई है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारे सर के बाल के बराबर मोटाई वाला होता है। तो जब बेशुमार बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो फिर क्या बनता है, लाइट पाइप बनता है। और ये लाइट पाइप फिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इस पर भी बात करते हैं। तो लाइट पाइप हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल पर, बंडल मीन बहुत ज़्यादा हैं, पर मुश्तमिल होता है। इसको डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ज़ाहरी तौर पर नज़र न आने वाले मकामात, यानी ये पॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मेडिकली इसका इस्तेमाल होगा किसी और जगह, यानी जो इंजीनियर्स हैं ना वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो पॉइंट्स जो ज़ाहरी तौर पे हमें आँख से नज़र नहीं आते, बॉडी के अंदर होते हैं या किसी छुपी हुई जगह पे होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर को देखने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब लाइट पाइप, ये मेडिकल में इस्तेमाल भी कुछ आ गया। लाइट पाइप से डॉक्टर इंसानी जिस्म के अंदरूनी हिस्से का मुआयना कर सकते हैं। इन्हें इमेजेस यानी जो तस्वीर बनती है को मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल, जहाँ इमेज बना है वहाँ से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमारा जो टीवी पे अब केबल नेटवर्क चलता है ना, तो वो भी इसी की वजह से ही चलता है। तो ये लाइट पाइप क्या था, हज़ारों ऑप्टिकल पर मुश्तमिल बंडल था जिसको डॉक्टर या इंजीनियर्स लाइट को, रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह उस जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इमेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को हम डायरेक्ट देख नहीं पाते। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है जी, एंडोस्कोप क्या है? तो ये भी उसी लाइट पाइप यानी ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ ही आला है, इंस्ट्रूमेंट है। जो आप इसका सुन लें, एंडोस्कोप एक मेडिकल आला है। एंडोस्कोप एक मेडिकल आला है। एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस जिसको जिस्म के अंदरूनी अज़ा, मसलन हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं जिनको फेफड़े कहते हैं, हार्ट है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड वेसल्स हैं, इसके अलावा आप कह लें हमारा मसाना जिसको किडनी बोलते हैं, ब्लैडर वगैरह है, और बहुत सारे सर्जिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोप क्या है? एक मेडिकल आला है जिसको जिस्म के अंदरूनी अज़ा का मुआयना और मुतालिया करने के लिए, सर्जिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया। यानी मेडिकल फील्ड के अंदर बॉडी के अंदर वाले जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करने के लिए एंडोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। जी अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 20, एंडोस्कोपी से क्या मुराद है? तो ये एंडोस्कोप से ही ये तरीकाकार है। एंडोस्कोपी क्या है? वो तरीकाकार है जिसके मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इस एंडोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। ये तरीकाकार क्या कहलाता है? एंडोस्कोपी कहलाता है। तो देखिएगा, डेफिनेशन सुन लें जो बुक पे लिखी हुई है या मैंने नोट्स की सूरत में बना दिया है। किसी भी एंडोस्कोप को इस्तेमाल करने का मेडिकल तरीकाकार एंडोस्कोपी कहलाता है। द मेडिकल टेक्निक्स यूज्ड टू एंडोस्कोप फॉर वाचिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 21,
एंडोस्कोप की चंद एक इकसाम लिखें। जी, एंडोस्कोप की चंद एक इकसाम लिखें। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्तहान के अंदर ये आता है। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, एंडोस्कोप की चंद एक इकसाम लिखें। तो एक तरफ मैंने किस्म लिख दी है, कौन सी होगी, दूसरी तरफ ये कहाँ इस्तेमाल होगी वो भी मैंने लिख दिया। सबसे पहले है, ये आपकी बुक में सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं और इशारा किया हुआ है, मैंने तफसील से लिख दिया जी। गैस्ट्रोस्कोप, गैस्ट्रिक मीन स्टोमिक, तो ऐसी एंडोस्कोप जो मैदा यानी स्टोमिक के मुआयना के लिए, स्टोमिक को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है, गैस्ट्रोस्कोप कहलाती है। A type of endoscope which is used to examine stomach and its different parts is called gastroscope। आगे है जी सिस्टोस्कोप। आगे क्या है, सिस्टोस्कोप। तो ऐसी एंडोस्कोप जो मसाने, जिस ब्लैडर बोलते हैं इसको, के मुआयना के लिए इस्तेमाल होती है, सिस्टोस्कोप कहलाती है। सिस्टोस्कोप इज अ टाइप ऑफ एंडोस्कोप विच इज यूज टू एग्जामिन एंड स्टडी द ब्लैडर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सिस्टोस्कोप। आगे जो एक और टाइप है एंडोस्कोप की, वो है ब्रोंकोस्कोप। तो इसकी डेफिनेशन भी सुन लें। ऐसी एंडोस्कोप जो गले वगैरह का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रोंकोस्कोप। तो हमारे एक नाली है गले से शुरू होती, ब्रोंक्यूल या उसके बाद ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ये चलती है लंग्स की तरफ। तो जब इसको स्टडी करना होता है तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ऐसी एंडोस्कोप जो गले वगैरह और सांस की नाली को पढ़ने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रोंकोस्कोप कहलाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू द टॉन्सल्स एंड ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ब्रोंकोस्कोप। जी, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रिज्म क्या है। तो इसका जवाब भी सुन लें और इसकी डायग्राम भी देख लें। इस तरह की डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए बना दी है। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म शीशे या प्लास्टिक, यानी शफाफ शीशा हो या प्लास्टिक हो। प्रिज्म शीशे का बना हुआ एक शफाफ जिस्म होता है जिसकी 3 सतहें रेक्टेंगल्स यानी मुस्ततील और 2 सतहें ट्राइएंगल्स। 3 सतहें क्या होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं और 2 सतहें ट्राइएंगल्स होती हैं। ये उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्या है प्रिज्म, शीशे या प्लास्टिक, शफाफ प्लास्टिक का बना हुआ एक ऐसा जिस्म होता है जिसकी 3 सतहें रेक्टेंगल्स और 2 सतहें ट्राइएंगल्स होती हैं, प्रिज्म कहलाता है। तो डायग्राम के अंदर देखें, मैं बताऊंगा आपको। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच हैज़ 3 surfaces rectangles and 2 surfaces triangles is called a prism। उर्दू के अंदर इसको मंशूर का नाम दिया जाता था। मंशूर इसलिए कहते थे कि ये रोशनी को बिखेर देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये पहली सतह रेक्टेंगल है, ये दूसरी सतह रेक्टेंगल है और एक बैक पे जो स्क्वायर की शक्ल में बनी हुई है। तो 3 रेक्टेंगल्स हो गई और एक ऊपर ट्राइएंगल है और एक नीचे ट्राइएंगल है। तो इस तरह प्रिज्म क्या है, शीशे या प्लास्टिक ऐसा शफाफ मटेरियल होता है जिसकी 3 सरफेसेस, 3 सतहें रेक्टेंगल्स होती हैं जबकि 2 सतहें ट्राइएंगल्स होती हैं। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर जो कि यूनिट नंबर 12 का पहला हिस्सा था, इसका इख्तिताम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।